हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेम माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जिसमें हम देखते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वास्तव में होती क्या है। तो जब किसी ह्यूमन बॉडी में कुछ स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट यदि एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता है, अब आप सब जानते हैं कि जब भी हमारे बॉडी में कोई एंटीजन जाता है तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है। लेकिन कभी कभी किसी कंडीशन में यदि किसी ह्यूमन बॉडी में कुछ एंटीजन के अगेंस्ट यदि स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं होता है, उस समय किसी अनदर पेशेंट की बॉडी में या अनदर ह्यूमन बीइंग की बॉडी में उस एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है एवं एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने वाली सेल को रिकॉग्नाइज कर पहले वाली बॉडी जो पेशेंट था उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब इस प्रकार जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुका है, इसे हम लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके लिए हम देखते हैं कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है ये बनती कैसे है। तो जिसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्योंकि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन कर सकते हैं। जिसके लिए हम बेसिक हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है इसे हम समझते हैं। तो ये जो बेसिक हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है इसे सबसे पहले सन 1975 में जॉर्ज कोलर एवं उनके मित्र माइस्टीन ने बताया था, जिसके लिए इन्हें सन 1984 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि जिसमें इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया कि अलग अलग सेल्स के फ्यूज़न से यदि नई सेल बनती है जिसे हम हाइब्रिड सेल कहते हैं। यह फ्यूज़न एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने वाली लिम्फॉइड्स एवं माइलोमा सेल्स के बीच में किया जाता है। इस प्रकार से बनी सेल को हम हाइब्रिड सेल कहते हैं, जिनमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी पाई जाती है। ये जो सेल है इनमें कैंसर के समान फास्ट डिवीज़न मतलब रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी भी पाई जाती है। मतलब हाइब्रिडोमा टेक्निक या हाइब्रिडोमा सेल बनाने के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार की दो सेल्स लेनी होती है और उन दोनों सेल्स का आपस में फ्यूज़न करके एक नई सेल बनाई जाती है, जिसका जो रेप्लिकेशन रेट होता है वो फास्ट होता है कैंसर सेल के समान। जैसे कि कैंसर सेल को हम डिफाइन करते हैं कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, इट इज़ कॉल्ड कैंसर। अब हम ये देखते हैं कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यदि हम नई सेल बना रहे हैं जिसे हम मोनोक्लोनल सेल बोल रहे हैं या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोल रहे हैं, तो इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। जैसे कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, सबसे पहले एक इंजेक्शन आपको दिखाया गया है जिसमें कुछ एंटीजन भरा हुआ है जिसे हम माउस में इंजेक्ट करने वाले हैं। जैसे ही माउस की बॉडी में इंजेक्ट होगा तो आगे क्या प्रोसीजर होने वाली है उसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आप डायग्राम को देखिए, जिसमें हम सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि यदि किसी माउस की स्प्लीन में स्पेसिफिक एंटीबॉडी को कंटिन्यूअस एंटर कराकर इसे स्पेसिफिक एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए इम्यूनाइज करते हैं, जिससे स्प्लीन सेल को एंटीबॉडी के प्रोडक्शन करने में हेल्प होती है तथा इन इम्यूनाइज सेल को आइसोलेट कर लिया जाता है। सेकेंडरी बात करते हैं कि एक अदर माउस के बॉडी में कैंसर कॉज कराया जाता है, जिससे हमें माइलोमा सेल्स प्राप्त होगी। अब माइलोमा सेल्स प्राप्त होने के पश्चात दोनों माउस से सेल्स को हम आइसोलेट कर लेते हैं। स्प्लीन सेल तथा माइलोमा सेल्स को हम अलग अलग कल्चर कर लेते हैं। माइलोमा सेल्स में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, अर्थात इनमें हाइपोक्सांथिन, ग्वानिन, फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम को सिंथेसिस नहीं हो पाता है। अब आगे देखते हैं कि दोनों सेल्स का फ्यूजन पीईजी मतलब पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल के यूज़ द्वारा इंड्यूस कराया जाता है एवं इनका फ्यूज़न होकर यह हाइब्रिडोमा सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अगला देखते हैं हम कि हाइब्रिडोमा सेल्स को हैट मतलब हाइपोक्सांथिन एमिनो प्रोटीन थाइमिडिन मीडियम में कल्चर कराया जाता है।
इस मीडियम में प्रेजेंट अमीनो प्रोटीन के द्वारा न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पाथवे स्टॉप हो जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का जो पाथवे है वह रुक जाएगा एवं सेल एक दूसरे पर डिपेंड हो जाएगी। इस सेकेंडरी पाथ के लिए बीटा लिम्फोसाइट्स एवं HGPRT युक्त माइलोमा सेल्स यदि फ्यूज्ड नहीं हो पाती है तो इनकी डेथ हो जाती है। इस कारण HAT मीडियम हाइब्रिडोमा सेल्स के सिलेक्शन में हेल्पफुल होता है और अच्छा कार्य करता है, क्योंकि बीटा सेल से HGPRT जीन्स तथा माइलोमा सेल से ट्यूमर के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। अब ट्यूमर कैरेक्टर आने के पश्चात हम आगे देखते हैं कि क्लोनिंग अथवा हाइब्रिडोमा सेल्स के प्रोडक्शन के लिए स्पेशल हाइब्रिडोमा टेक्निक का सिलेक्शन हमारे द्वारा कर लिया गया था, जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए हाइब्रिडोमा का सिलेक्शन किया गया तथा इनमें हाइब्रिडोमा सेल्स को फ्यूचर में यूज़ करने के लिए फ्रीजिंग मेथड के द्वारा हमने प्रिजर्व कर लिया। अब ये जो माइलोमा टेक्निक माइलोमा सेल्स जो हमारे द्वारा बनाई गई थी, जिसे हमने आगे फ्यूचर में भविष्य में यूज़ करने के लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रखकर हमने इसे प्रिजर्व कर लिया है। इस टेक्निक में कल्चर के लिए सीरम का यूज़ किया गया था, जो एल्बुमिन लिपोप्रोटीन अथवा वेरियस हार्मोन्स का कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स के कारण एंटीबॉडी के प्यूरिफिकेशन में जो कठिनाई आती है, उसे लार्ज स्केल पर एंटीबॉडी प्रोडक्शन में यह मेथड थोड़ी कॉस्टली होती है। इस कठिनाई से बचने के लिए सीरम फ्री मीडिया का यूज़ हमारे द्वारा किया जा सकता है, जिससे इसका जो कॉस्ट रेट है उसे हम कम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सीरम फ्री मीडिया के यूज़ से हमें क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो सीरम फ्री मीडिया का यूज़ करने से हमें लाभ ये होगा कि सबसे पहला पॉइंट, एंटीबॉडी प्योर फॉर्म में हमें प्रोड्यूस होगी। दूसरा होगा कि इन्फेक्शियस एजेंट अथवा फैक्टर्स का खतरा कम रहेगा। तीसरा देखते हैं हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एनिमल्स पर कम डिपेंड रहेगी। अगला देखते हैं हम कैपेसिटी की दृष्टि से यह हमारे लिए सर्वाधिक उपयुक्त भी रहेगी। तो इस प्रकार हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम कि हमारे द्वारा जो बनाई गई जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ थी, इसका हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा सेल के आइडेंटिफिकेशन में, मतलब सेल आइडेंटिफिकेशन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ स्पेसिफिक सेल के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम जो हमारी नर्व सेल होती है। सेकंड देखते हैं हम इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ वेरियस डिसीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए किया जा सकता है। यह इन विट्रो प्लाज्मोडियम के मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप करती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो डिसीज़ या इन्फेक्शन होता है, जिसके लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में यदि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ पहले ही किसी वैक्सीन की तरह यदि करते हैं, तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलपमेंट का भी कार्य होगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, क्योंकि कैंसर पेशेंट की बॉडी में ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेंट्रेशन अधिक होने से उस पेशेंट का जो इम्यून पावर होता है वह कम हो जाता है, अर्थात रोगों से लड़ने की उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है और उसकी बॉडी धीरे धीरे करके वीक होने से एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन उसकी बॉडी में नहीं हो पाता है। अगला देखते हैं हम डिसीज़ डायग्नोसिस। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ मेडिकल फील्ड में विभिन्न प्रकार के डिसीज़ डायग्नोसिस में किया जाता है। साथ ही ब्लड ग्रुप जैसे A, B, AB तथा O के आइडेंटिफिकेशन के लिए ह्यूमन सीरम का यूज़ करके आइडेंटिफाइड किया जाता है। ह्यूमन सीरम के स्थान पर हाइब्रिडोमा टेक्निक के साथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को यूज़ में लाया गया है तथा इसका यूज़ थेरेपी के रूप में भी किया जा रहा है। इस प्रकार हमने देखा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किस तरह से किया गया है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। थैंक यू।